जय हिंद। देखिए, आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे और जो हिंदी के नोट्स हैं वो स्टडी 91 के जो नितिन सर हैं उनके थ्रू जो है ये बनाए गए नोट्स हैं। इनको मैं लास्ट रिवीजन जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं पूरी हिंदी का, उसके तौर पर हम इसको एक बार देख रहे हैं और हमारे साथ साथ में आप लोग भी रिवीजन करें और देखते हैं। ठीक है ना, ये मैंने ये नोट्स नहीं बनाए खुद से। ठीक है, स्टडी 91 हर जगह पे लिखा भी है इसमें, और इनको एक बार देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले वर्ण रचना की बात करें तो वर्ण रचना क्या होती है? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की मूल संख्या जो होती है वो 44 है और कुल संख्या 52 है। ठीक है, मूल वर्ण जो है वो संख्या 44 है, टोटल कितने हैं? 52। हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण बात करें तो इसके 3 रूपों में हुआ है। वो उच्चारण के स्थान पर आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, तीसरा होता है तारत्व के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो होता है वर्ण होता है, संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या कहते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये जो हैं स्वतंत्र अस्तित्व के होते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ, ये टोटल 11 हैं। ठीक है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भेद करें तो स्वर वर्ण के मुख्य और कुछ मतलब मुख्य भेद करें तो 2 ही हैं, कुल जो हैं वो 4 हैं। 4 स्वर वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, नोट है, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़ करके स्वर वर्ण के भेद कुल 3 मानते हैं। अब संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ मिलकर के स्वर वर्णों के कुल भेद 3 मानते हैं, परंतु स्वर वर्णों के कुल 4 भेद मानना चाहिए। बात करें हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होती है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ ऋ, मतलब कि छोटी आ के जो वाले हैं, जो अ इ और उ ऋ, इसमें कम समय लगता है, इसलिए हर्ष स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 4 है। हर्ष स्वर मूल वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी ये कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर बात करें, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 है, कुल संख्या 7 है। इनकी मूल संख्या कितनी है? आ ई बड़ा ऊ और कुल संख्या 7 है। ठीक है, संयुक्त स्वर की बात करें, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 3 ही हैं। ठीक है, कुल संख्या अगर आते हैं तो 7 ही है। फिर बात है संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि मतलब बात करते हैं, जैसे ई मिलकर बना दिया तो ए बन गया। ठीक है, और बड़ा ए मिलकर बन गया तो ए बन गया। ओ है तो अ के साथ में ऊ या ऊ मिला तो बन गया। ठीक है, ओ ऐसे बना। तो मतलब संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने, मतलब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों को मिला करके बनते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें नोट, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर वर्ण को दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 बताते हैं। ठीक है, जो संयुक्त स्वर वर्ण है इनको दीर्घ स्वर वर्ण के साथ मिलकर के ही 7 संख्या इनकी बताते हैं। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण क्या कहते हैं? यहाँ पे हमने शुरुआत में बात करी थी प्लुत स्वर्ण, जो है सबसे पहले बात हो गई थी स्वर वर्ण की। यहाँ पे शुरुआत में हमने बात की थी जब उच्चारण के स्थान पर वायु संवेग के आधार पर, तो उच्चारण के स्थान पर जो बात हुई थी, सबसे पहले जो है 4 भेद आए थे, हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर जो होते हैं वो हो गए। अब हम चौथा वर्ण जो है उसकी बात करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या कहलाता है? जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगे, हर्ष स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 1 है, ओम। ठीक है, ओम जो है वो केवल एक ही है, वो प्लुत स्वर वर्ण का है। और नोट में बात करें तो कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर वर्ण को भी अगर हम जोड़ लें तो लगभग 12 बताते हैं कुछ की मान्यता के अनुसार। दीर्घ जो होता है ऋ है तथा ल को जोड़ करके हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 ही माननी चाहिए। अंग और आह ना ही स्वर वर्ण माने जाते हैं और ना ही व्यंजन। अंग और आह जो है वो ना तो स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इन्हें अयोग्य वाह या फिर नपुंसक वर्ण कहते हैं। अनुस्वार जो अंग होता है वो अनुस्वार है, अंगा जो है विसर्ग है। हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या जो है 4 है, उ ऋ। ठीक है, अ जो है वो शहीद वर्ण है। ठीक है,
व्यंजन वर्ण की बात करें, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 और कुल संख्या जो है 39 है। व्यंजन मूल वर्ण जो है वो 33 है और टोटल कितने 39 है। व्यंजन वर्ण के अगर भेद करें तो व्यंजन वर्ण के कुल 6 भेद हैं। सबसे पहले बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन है, यारा लावा है। और तो स्पर्श व्यंजन में जो होते हैं का से माँ तक में स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्मा व्यंजन जिनसे ऊष्मा का थोड़ा संचार होता है, श श श ह, ठीक है। संयुक्त जो होते हैं छत्र ज्ञ, ये सब संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण जो होते हैं वो ड ढ होते हैं। वैदिक जो होते हैं वो क, ठीक है, वैदिक होता है। तो स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, का खा गा चा चा जा टा ठा डा ता था दा प फ बा मा, ये सारे सब हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, माँ के बाद जो है वो अंतस्थ है, या रा ला वा, ये अंतस्थ, या रा ला ऐसे बोलेंगे तो अंदर से निकल जाती है आवाज़, ठीक है। तो ये अंतस्थ है। और का से माँ तक के स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग होता है, वो सारे जो हैं स्पर्श व्यंजन है। जैसे यहाँ पर एक सारणी से इन्होंने व्यक्त भी किया है, का से माँ तक में जो है जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में मूल स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से धा तक होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले का वाली जो लाइन होती है, का खा गा घा या, ये जो होते हैं कंठ होते हैं। का से कंठ होता है, ठीक है। तो कंठ जो होते हैं कंठ स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो चा वाली लाइन होती है, चा छा जा, ये तालु व्यंजन होते हैं। तो चा छा ऐसे ही हम याद करने के लिए कह सकते हैं, चा चा दूध लाते हैं तो तालु, ठीक है। चा छा जा, चा वाली जो लाइन है वो तालु व्यंजन की होती है, जबकि का से कंठ, कंठ वाली लाइन। जो टा ठा डा धा अड़ा है वो मूर्धा है, मूर्ध। टा ठा डा वाली जो लाइन है वो मूर्धा वाली है, ठीक है। और ता था दा धाना वाली जो है वो दंत वाली है, ठीक है। ता था दा धा जो है वो ता, मतलब दंत में देखो तो ता आता है शुरुआत, दूसरा अक्षर। तो ता था दा वाली जो लाइन है वो दंत वाली है, ठीक है। तो और पा फा बा भा मा, ये जो है होस्ट हैं। ये अगर हम इनको प्रोड्यूस करें, पा फा बा मा बोले तो हमारी ओंठ जो है वो स्पर्श करती हैं। इसलिए जो है स्पर्श व्यंजन ये सारे के सारे हैं, का से लेकर के माँ तक में। और इन सब के जो अलग अलग हैं वो भी इसमें बता दिए गए हैं। इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। मतलब इन 25 वर्ण जो है टोटली क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन उदित। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाती हो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब माँ के बाद वाले जो है अंतस्थ, श्वास अंदर की हो जाती है, य र ल व। तो ये सारे जो व्यंजन हैं इनको जो है खींचने में जो है श्वास अंदर जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 है। नोट अगर बात या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में मतलब हम अंदर में की तरफ सांस खींचते हैं, या अलावा में। उष्ण व्यंजन जिनसे शरीर में गर्मी पैदा होती है, श श श ह, इनको उष्ण व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या बात करें, छात्र ज्ञा, ये दो वर्ण से मिलकर बने होते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन की बात करें, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 2 है, जैसे कि ढ ड़, दो व्यंजन वर्णों के गुण होते हैं इनमें। द्विगुण व्यंजन वर्ण को उच्छिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहते हैं, निर्मित व्यंजन आदि नाम से जानते हैं। तो द्विगुण व्यंजन वाले कौन कौन से हैं, ढ और ड़ा। वैदिक व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित तो रह गए हैं, हिंदी में जिनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 1 ही है, जैसे कि का इस टाइप में होता है, ये होता है वैदिक व्यंजन, ठीक है। इसे लुंठित डा या लुंठित रा भी कहते हैं, लुंठित डा या लुंठित रा। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं, ठीक है। का खा गा जा फा, मतलब जिसमें एक नीचे नुक्ता लगा रहता है, ठीक है। ये क ख जा फा, ये सारे जो हैं फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं, ढाड़ा, ये तुर्की भाषा के हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का 1 वर्ण है और जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। और ढा और डा जो है तुर्की भाषा के हैं, और जो नुक्ता लगा होता है वो सब फारसी भाषा के हैं। वायु संवेग के आधार पर अगर बात करें तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ी हवा, ठीक है। इस प्रकार अल्प प्राण शब्द अर्थ हुआ थोड़ी हवा।
अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत धीरे से ली जाती है छोड़ी जाती है उसे जो है अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पाँचवां वर्ण जो है अल्पप्राण है। मतलब पहला, तीसरा और पाँचवां, जैसे लाइन चलती है का खा गा वाली, तो पहला, तीसरा और पाँचवां, का खा छोड़ के गा वाली जो पूरी नीचे की लाइन है, ठीक है। का की जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये इनको लेने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वह की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करें ग, ज, ड, द, ब, ठीक है। अंगा, मा, डा, ना, मा, ये सारे जो हैं 1, 3, 5वें नंबर के जो हैं वो सारे के सारे अल्पप्राण पे आते हैं। ठीक है। अल्पप्राण या, र, ला, वा अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है, अर्थात या, र, लावा जो है ये भी जो है अंतस्थ व्यंजन, ये सारे अल्पप्राण ही हैं। महाप्राण बात करें जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाती है छोड़ी जाती है उसे महाप्राण। महाप्राण ध्वनियाँ इनमें प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण है। जैसे ख, घ, झ, झ, ठ, ढ, ठीक है, थ, ध और फा, भा, फा, बा, ठीक है, ये सारे जो हैं। और श, श, शाह ये महाप्राण है। प्रत्येक ऊष्ण व्यंजन महाप्राण है, जबकि प्रत्येक जो अंतस्थ व्यंजन है वो अल्पप्राण है। फिर हम बात करेंगे तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर वर्ण जो होते हैं दो भेद होते हैं, घोष या संघोष वर्ण, अघोष वर्ण, दूसरे होते हैं अघोष वर्ण। तारत्व के आधार पर होते हैं घोष या सघोष वर्ण और दूसरे अघोष वर्ण। घोष सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करें तो उनमें एक प्रकंपन टाइप का पैदा हो उसे घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण जो होता है घोष वर्ण है। घा, घा, वां, ठीक है, मतलब एक कंपन टाइप का होता है। ज, झ, इया, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, ये सारे जो है घोष वर्णन है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा घोष वर्णन है, ठीक है। या, र, ला, वा और हा जो है वो घोष वर्णन है, घोष वर्ण। प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होता है। स्वर वर्ण भी जो है वो घोष वर्ण होता है, तो इनमें तारत्व पैदा होता है। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन ना पैदा हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। का, खा, चा, झा, टा, ढा, ता, था, पा, भा, ये अघोष वर्णन है। 1, 2, ओके। प्रत्येक ऊष्ण व्यंजन हा को छोड़कर अर्थात शा, शा, शा अघोष वर्ण होते हैं। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, तो हम बात करेंगे उच्चारण, जैसे अगर स्थान बात करें कंठ, का, खा, गा, घा, ये सारे विसर्ग जो हैं ये कहाँ है, कंठ के जो हैं। तालु, ठीक है, तालु के जो हैं चा, छा, जा, झा और इया, ई, प, शा, ज्ञा, ये सारे तालु हैं। मूर्धा, मूढ़े, मूढ़ से होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, या, रा, शा। दंत जो है ता, था, धा, धा, ठीक है, रा, ता, सा। ओष्ठ होते हैं पा, पा, मा। दंतोष्ठ होते हैं वाह दंतोष्ठ है। कंठोष्ठ औ, कंठ ताल ए, कंठ मूर्धा छ, दंत मूर्धा त्र, ताल मूर्धा स्र, नासिका अंग याड़ा नाम, ठीक है। वर्ण रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में का कल्प वर्ण स्वर यंत्र गुड़ी वर्ग केवल एक है, हा। हिंदी में वत्स वर्ण 4 हैं, या, र, ला, जा, सा। वत्स का वर्ण होता है दंत के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर। हिंदी में स्पर्श संघर्षित वर्ण 4 हैं, चा, छा, जा, झा। हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 है, शा, शा, शा। हिंदी में विवृत वर्ण केवल एक है, कैपिटल मतलब बड़ा, विवृत का अर्थ खुला हुआ। हिंदी में अर्ध विवृत वर्ण जो हैं ए, ओ, औ। समृत वर्ण जो हैं छोटी, बड़ी, ऊ। अर्ध समृत वर्ण जो हैं ए, ओ। शब्द रचना की बात करें तो वर्णमाला सबसे पहले। अक्षर वर्ण जो हैं लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। दूसरे शब्द में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या 52 होती है। अक्षर वर्ण जो है लघुत्तम प्राक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के सभी वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। वर्णमाला की दृष्टि में बात करें तो स्वरों की कुल संख्या जो है 11 होती है, व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है और अयोग व प्रयोग की संख्या जो होती है वो 2 होती है। और इसमें व्यंजन में बात करें तो स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 33 होती है, संयुक्त व्यंजन की 4 होती है और द्वित्व व्यंजन की जो है कुल संख्या 2 होती है।
स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। वर्गीय संख्या जो होती है 25, अंतस्थ 4 और उष्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। अयोगवाच जो होते हैं ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। अनुस्वार जैसे कि अंगा हो गया, विसर्ग आ हो गया। स्वर की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है 11 होती है। इन्हें मूल अक्षर की संज्ञा दी जाती है। बिना स्वरों के उच्चारण के व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप वाक्य का निर्माण होता है। अ इ उ ए ओ ऋ अ को हिंदी माला का सही वर्णों कहते हैं। व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन थे 33 होते हैं। 25 4 4 में डिवाइड होते हैं। और वर्गीय व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। टोटल इस तरीके से वर्ग होता है। और ये अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 11 लावा व्यंजन होते हैं। ठीक है। उष्ण व्यंजन सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन छा में जो होता है का और सा मिला होता है तो छा बनता है। ठीक है। त्रा में जो होता है ता और रा मिलता है। ज्ञा में होता है जा और या बनता है। श्रा में होता है श्रा और र मिलता है। द्वित्व द्विगुण नए आगत वर्ण आक्षिप्त उत्सृप्त, इनका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इनकी संख्या द्वित्व या द्विगुण नए आगत वर्ण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। जैसे कि ये ढ़ा और ढा ये द्वित्व है। ठीक है। इनका वर्ण जो है अपभ्रंश भाषा से ऊपर की ओर फेंका हुआ। अयोग व अक्षर होते हैं जिन्हें ना तो स्वरी कहा जाता है ना ही व्यंजन। इनकी संख्या भी दो निर्धारित की अंग जो है अनुस्वार आ जाता है विसर्ग। ठीक है। डिब्बा घोड़ा का घोड़ा हो जाएगा। ढक्कन। ठीक है। अब हम बात करेंगे शब्द रचना को। वर्गों के सार्थक सहायता संघात को शब्द कहते हैं। जैसे कि राम श्याम गीता सीता आकाश देवता शब्द के रूप जो हैं सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के भेद किए बताएं तो रचना के अनुसार होते हैं, उत्पत्ति के जन्म के आधार पर होते हैं, कार्य के आधार पर होते हैं, काव्यशाला के अर्थ के आधार पर होते हैं, विकार या प्रयोग के आधार पर होते हैं और आधार इसके आधार पर कुल जो है 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों को विभाजन नहीं हो सकता, घर आंगन पुस्तक कार कलम ये सारे जो हैं ये रूढ़ शब्द हैं। ठीक है। इनका विभाजन नहीं हो सकता। योग रूढ़ शब्द की बात करें जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं, मतलब 2 रूढ़ शब्द देते हैं कोई तीसरा अर्थ है तो योग रूढ़ होते हैं। जैसे पर्यायवाची, ठीक है, बहुब्रीय, गजानन दशानन लंबोदर तीसरा अर्थ जो देते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्दों का जो विभाजन नहीं कर सकते जबकि योग रूढ़ का विभाजन नहीं कर सकते लेकिन वे तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। गजानन जो गज जिसका चेहरा जो है गज के जैसा है। ठीक है। गणेश जी की बात कर रहे हैं तो वो हो गए योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते, जैसे 2 रूढ़ शब्द मिले जिनको अलग नहीं कर सकते लेकिन तीसरा कोई अर्थ नहीं दिया तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय विद्या प्लस आलय, घुड़सवार, ठीक है, रेलगाड़ी ये यौगिक शब्द हैं। तो हम बात अगर करें तो रूढ़ शब्द जिनका विभाजन नहीं हो सकता, योग रूढ़ शब्द जिनको तीसरे की ओर संकेत करें, यौगिक शब्द जो 2 रूढ़ शब्द से मिलकर कोई तीसरा अर्थ मतलब 2 रूढ़ शब्द से मिलकर बनेंगे लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं देंगे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है। विदेशी जो है संकर भी बोलते हैं। तत्सम शब्द बोलते हैं तत् प्लस सम उसके समान। हिंदी के जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। देखिए धन नारी सीमा राष्ट्र बालक रवि गौरव तद्भव शब्द जो होते हैं इस प्रकार से होना। कुकुर, ठीक है, कुत्ता, और जैसे कुत्ता जो है वो तद्भव है, कुकुर जो होता है वो तत्सम है, और मोर बोलते हैं वो तद्भव है, मयूर जो है तत्सम है। ठीक है। देशा शब्द जो होते हैं देश जो गांव से जन्मे जो होते हैं, देश पैदा होने गांव की सीमा में ही सिमट कर रह गए। ठीक है। मेहरारू, मनसिंधु, लोटा, थरिया, डबरी, मनई, गुरु ये सब जो हैं देशज शब्द हैं। ठीक है। विदेशी शब्द देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। टाइम, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पैजामा, कुर्सी, मेज, काजू, किशमिश ये सब जो हैं विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द बात करें तो देसी प्लस विदेशी दोनों होते हैं। रेलगाड़ी, ठीक है, रेल जो है वो अलग है, इंग्लिश शब्द है, गाड़ी अलग शब्द है। किताब घर, गोताखोर, ठीक है, तहसील, सिनेमा घर, लाठी चार्ज, रेल विभाग, फिल्म उत्सव। अर्थ के आधार पर बात करें तो अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो पर्यायवाची है, विलोम है, समाचरित है, समोच्चारित है, ठीक है, अनेकार्थी हैं।
तो पर्यायवाची जैसे सूर्य का रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर। विलोम शब्द होते हैं विपरीत अर्थ होते हैं दिन रात, अपना पराया। समोच्चारित जो होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जैसे अंश अंश। ठीक है। अनेकार्थी जो होती हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे द्विज माने पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। द्विज माने सारे कुछ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर हम बात करेंगे काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द का अभिधा रूप। ठीक है। लक्षण रूप, व्यंजन रूप। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर देते हैं शब्द का अभिध्या रूप और लक्षणा रूप, व्यंजना रूप। शब्द का अभिध्या रूप क्या होता है? जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए, अभिध्या। कोई भेद करके ना सीधा रूप प्रस्तुत करें। राम कच्चा का अच्छा लड़का है, तो अच्छा सिंपल सी बात प्रस्तुत करी गई। शब्द का लक्षणा रूप, जब किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द लाया जाए। राम कक्षा का शंकराचार्य है, तो वो होता है लक्षणा रूप। ठीक है। अभिध्या रूप मतलब कि सिंपल सा जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देना, जो कि लक्षणा रूप होता है किसी और के साथ उसकी जो है संज्ञा देना। जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य है। शब्द का व्यंजन रूप, व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत हो। ठीक है। व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत होना चाहिए शब्द का व्यंजन रूप। राम गोबर गणेश है, मतलब व्यंग्य तरीके से व्यंजना का रूप है, दे दिया। प्रयोग या विकार के लक्षवा जो रूप है वो किसी दूसरे शब्द में दिया जाता है। और फिर हम बात करेंगे प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द। व्यंजन रूप जो होता है वो व्यंग्यात्मक रूप होता है। प्रयोग या विकार के आधार पर अगर शब्द बात करें तो विकारी और सविकारी और अविकारी। विकारी या सविकारी शब्द जो हैं विकृत करना, बदल देना। ठीक है, वो अर्थ को बदल देते हैं। जो अविकारी शब्द ये प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी। माता पिता, भाई बहन। और अविकारी शब्द जो अपना वर्ण अर्थ नहीं बदलते हैं, से है, हो, हरे, अबे, किंतु, अनंत, परंतु ये सब जो हैं ये अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। संबोधन है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे जोर से बोलो। समुच्चय आदि और किंतु पस्तु है। संबोधना संबंधवाची, तक, भर, या इस तरीके से जो है। निरर्थक शब्द होते हैं बिना अर्थ के होते हैं। राम, वाम, रोटी, ओरी, पानी, वानी, लड़की, वड़की, ये निरर्थक शब्द होते हैं बिना अर्थ के। इनमें से दूसरे वाले जो हैं ये निरर्थक होते हैं। वाक्य रचना, वाक्य रचना क्या होता है? तो वाक्य के जो भेद होते हैं अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार, प्रयोग के अनुसार करते हैं। ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य की बात करें तो विधिवाचक वाक्य होते हैं, निषेधात्मक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, संभाव्यवाची वाक्य होते हैं, आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, इच्छासूचक वाक्य होते हैं, संकेतवाची वाक्य होते हैं। जो विधिवाचक वाक्य होते हैं जिस कथन में स्वीकारात्मक हो। ठीक है, विधिवाचक मतलब स्वीकारात्मकता हो, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। ठीक है, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये विधिवाचक वाक्य है, स्वीकार चीज़ें हैं। ठीक है। और निषेधात्मक वाक्य की बात करें तो आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनमें नकारात्मकता होनी चाहिए। ना जाने क्यों आजकल हल्का हिंदी नहीं लिख रही है, तो ये सब जो है निषेधात्मक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो, जहाँ प्रश्नवाचक का भाव, आप क्या कर रहे हैं, देखे हो, गए हो, सुने हो, ये सब भाव। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या 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 बन जाओगे। ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय का बोध हो। ठीक है, हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, गजब हो गया, आहा मजा आ गया, ये सब विस्मय है। ठीक है। आगे सूचक वाक्य बात करें तो आदेशात्मक वाक्य का जो भाग होना चाहिए, सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो। इच्छा सूचक वाक्य बातें तो इच्छा बताई जाए। ठीक है, भगवान करें आप सब अफसर बन जाएं। ठीक है। संभाव्यवाची वाक्य, किसी कार्य के होने की संभावना को संभाव्यवाची है। जो अपने गांव चला गया होगा, राधा बगीचे में आई होगी, ये संभाव्यवाची है। संकेतवाची बातें, जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर करे।
यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आ जाता। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं बेलने जाऊंगा। ठीक है, तो ये है संकेतवाची वाक्य, उसमें डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे को। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है, एक से अधिक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य होते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो है उद्देश्य जो है वो एक या अधिक हो, विधेय एक होना चाहिए। जैसे उद्देश्य क्या है, मैं, ठीक है, स्कूल जा रहा था, विधेय है। ठीक है, कर्ता की बात करें तो कर्ता या उद्देश्य इसी को बोलते हैं। मैं स्कूल जा रहा था एक हो गया, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, तो उद्देश्य और विधेय जो है इसमें उद्देश्य जो है 2 है और विधेय 1 ही है, तो ये कहलाता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य कहलाता है जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था, इसमें देखो 2 हो गए, तो ये होता है संयुक्त वाक्य। फिर हम बात करें मिश्रित वाक्य की, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक से अधिक कई विधेय हों। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, तो जैसे ही बरसात जो थे वो भी विधेय है, मेढक जो है वो उद्देश्य है और बोलने लगे तो विधेय है। तो ये होता है मिश्रित वाक्य। जैसे वैसे, जैसे वैसे, ये सब जिसमें लगा होता है वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इनको पहचानने की ट्रिक है। प्रयोग के आधार पर बात करें तो कृतवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं। कृतवाच्य जो होते हैं कर्ता प्रधान होना चाहिए। ठीक है, और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, कर्तवाच्य कहलाता है। कर्त मतलब कर्ता प्रधान होना चाहिए। ठीक है, प्रयोग के आधार पर होते हैं ये। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, कर्ता प्रधान है। ठीक है, कर्मवाच्य जो होते हैं वो कर्मवाच्य होते हैं, कर्म प्रधान होता है। कर्त में जो है कर्ता प्रधान होता है, कर्म में जो है कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में वाक्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो यह कर्मवाच्य है। छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो कर्मवाच्य है। भाववाच्य जो होते हैं, भाव क्रिया जो होते हैं प्रधान होती है, भाव, और अकर्मक क्रिया से मुक्त होता है। मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है। ठीक है, माता जी से नहीं देखा जाता है, तो इनमें नहीं बात करेंगे, ज़्यादातर भाववाच्य होते हैं। फिर हम बात करेंगे काल की, तो अतः समय के जो कार्य के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल जो होता है जो कार्य वर्तमान में घटित हो रहा संकेत दे रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के होते हैं सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य की बात करें तो जहाँ कोई सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। फिर हम बात करेंगे पूर्ण वर्तमान काल, जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते प्रतीत हो या पूरा हुआ प्रतीत हो, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते प्रतीत हो, जैसे पिताजी टहल कर आ गए हैं। ठीक है, अभी जस्ट इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, जस्ट अभी कर लिया, तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण होते हैं जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा हो, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण जो होता है अपूर्ण दोनों में समझ में आ गया होगा। तात्कालिक वर्तमान काल, जहाँ पर वर्तमान काल कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा हो। ठीक है, अपूर्ण या तात्कालिक एक ही होती है। संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। ठीक है, माताजी रसोई में खाना पकाती होंगी, संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ पर वर्तमान काल किसी कार्य में अभी पूरा होने की संभावना हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। लगता है कि पिताजी टहल कर आ गए हैं। ठीक है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, तो ये हो गया तुम्हारा संभाव्य वर्तमान काल। अब हम बात करें भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हुआ संकेत हो वहाँ पर भूतकाल होगा। पिताजी गाँव चले गए, बच्चा चारपाई पर सो गया। भूतकाल के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सामान्य भूतकाल, जहाँ पर किसी कार्य के बीता होने का संकेत हो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। नौकर चला गया, छोटू ने अपना काम पूरा कर लिया। पूर्ण भूतकाल की बात करें तो जहाँ पर भूतकाल कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिला हो, बहुत पहले जो है बीत चुका। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। जो आसन्न भूतकाल होता है, जहाँ पर कोई कार्य अभी भी हुआ हो, आसन्न भूतकाल होता है, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। नौकर में या तो नौकर तो घर में दूध रखकर अभी चला गया, गाड़ी अभी भी टूट गई। अपूर्ण भूतकाल होता है जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहता है, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का रूप होता है।